वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विनय एकेडमी। मैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास की सीरीज करा रहा हूँ। उसी क्रम में मैं आपके साथ लेकर हाजिर हूँ इसका भाग 7। और इस भाग 7 में हम बात करेंगे भारत में विदेशी आक्रमण। मैं इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप मेरी वीडियो को पर अंत तक बने रहें। और उसके बाद अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तभी आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करना ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्रम में। हम बता रहे हैं आपको भारत पर विदेशी आक्रमण। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत की एकता खंडित हो गई। भिन्न भिन्न स्थानों पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी। ऐसा नहीं था कि सभी नवीन राज्य छोटे और दुर्बल थे, बल्कि इनमें से कई राज्य शक्ति और विस्तार की दृष्टि से काफ़ी विशाल थे, परंतु उनकी दुर्बलता का मुख्य कारण उनकी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा थी। यानी कि ऐसा नहीं था, हर्ष के बाद जो उत्तर भारत में जो एकता थी वो खंडित हो गई, लेकिन जो छोटे छोटे राजा हुए, जो नवीन राज्य हुए, वे काफ़ी विशाल थे, लेकिन वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। मतलब उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा थी, एक दूसरे के प्रति कंपटीशन थी। भारत की राजनीतिक दुर्बलता का यही मुख्य कारण था, जिसका फायदा विदेशी भी आक्रमणकारियों ने बहुत भरपूर तरीके से उठाया। उन्हें मालूम था कि ये लोग तो आपस में ही लड़ते रहते हैं, तो विदेशी जो आक्रमणकारी हुए उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। इस क्रम में भारत पर दो शक्तियों ने आक्रमण किए। पहले अरब के ने, दूसरे तुर्क ने। अरब और तुर्क ने। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं भारत पे अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। अरब पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत में 712 ईस्वी पर आक्रमण किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहले मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के ही थे जिन्होंने 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। पैगंबर मोहम्मद साहिब के उत्तराधिकारी उम्मयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था जिसने सिंध और मुल्तान को जीता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रिय छात्रों कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब मुस्लिम था जिसने सबसे पहले सिंध और मुल्तान को जीता था, जो कि वर्तमान में इस समय पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय तो वो भारत का ही हिस्सा था। भारत में जजिया कर का प्रथम प्रवर्तन मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध के निवासियों पर ही लगाया गया था। यानी कि भारत में जो जजिया टैक्स था उसकी शुरुआत करने वाला कोई और नहीं, मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने सबसे पहले सिंध के निवासियों पर लगाया था। जजिया टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें गैर हिंदुओं, जो गैर मुसलमान है, उनसे वसूला जाता है, यानी कि जो हिंदू, जो मुसलमान नहीं थे। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा था दाहिर, जो कि एक अदूरदर्शी राजा था, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई एम्बिनेशन ही नहीं थी कि हमें इनसे बचना है और हमें क्या करना है। अब आगे देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु। दाहिर की पुत्रियां सूर्य देवी और परमाल देवी ने खलीफा के पास पहुंचकर यह शिकायत की कि मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन तक उनको अपने हरम में रखा और उनके सातित्व को भंग कर उन्हें खलीफा की सेवा में भेज दिया। यानी कि जो दाहिर की जो पुत्रियां थीं, कौन कौन? सूर्य देवी और परमाल देवी। और उन्होंने किससे कंप्लेन की? खलीफा से। कि क्या की शिकायत की कि मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिन तक उनको अपने हरम में रखकर उनके सतित्व को भंग कर उन्हें खलीफा की सेवा में भेजा है। खलीफा, जो उन दोनों बहनों की सुंदरता पर मुग्ध हो गए थे, बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने आदेश दिया कि
मोहम्मद को बैल की कच्ची खाल में बंद करके उसे भेजा जाए। चचनामा पुस्तक में मीर मासूम ने यह उपयुक्त घटना का उल्लेख किया है। इस घटना का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? चचनामा पुस्तक में हमें मिलता है। अरब आक्रमण का क्या इफेक्ट पड़ा, इसके बारे में हम समझते हैं कि अरब आक्रमणकारियों का क्या इफेक्ट पड़ा। चरक संहिता तथा पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद था कलिल बादनमा। क्या नाम था इसका? कलिल बादमना से हुआ था। किसका? पंचतंत्र का। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। कौन सा सिक्का चलवाया? दिरहम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अरबों ने दिरहम नामक सिक्का चलवाया। ऊंट पालन और खजूर की खेती भी इन्होंने यहाँ पर प्रारंभ की। तो ये तो था भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में। अब आगे चलते हैं भारत पर तुर्कों का आक्रमण। अरबों ने सिंध पर अधिकार करने में सफलता पाई, परंतु वे भारत में स्थायी राज स्थापित करने में असफल रहे। खलीफा की विलासिता एवं दुर्बलताओं ने इस्लाम के नेतृत्व को अरबों के हाथों से खो दिया। पहले ईरानियों ने इस्लाम के नेतृत्व को अपने हाथों में लिया, उसके पश्चात इस्लाम का नेतृत्व तुर्कों के हाथों में आ गया और भारत में इस्लामी राज्य को स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है, अरबों को नहीं। आगे देखेंगे अलप्तगीन। गजनी साम्राज्य यामनी वंश अर्थात गजनी वंश का संस्थापक जो था वो था अलप्तगीन था, जिसकी राजधानी मध्य एशिया में स्थित गजनी थी। क्या थी इसकी राजधानी? गजनी थी। इसके बाद सुबक्तगीन या अल्पतगीन का दास था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 1986 ईस्वी में इसी ने किया था। किसने किया था? सुबक्तगीन ने। इसमें हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। इसका एक दूसरा नाम है सुबक्तगीन का। सुबक्तगीन के बाद जो दूसरे राजा हुए, उन दूसरे राजा है उसका नाम था मोहम्मद गजनबी। दूसरा नाम था इसका बुत्सकिन, जिसका मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। यह सुबक्तगीन का ही पुत्र था। समझिए, अलप्तगीन का दास था सुबक्तगीन और सुबक्तगीन का पुत्र था मोहम्मद गजनबी। इस सुबक्तगीन ने ही पहली बार आक्रमण किया था। उसके बाद उसका पुत्र जब मोहम्मद गजनबी बैठा तो उसका दूसरा नाम था बुत्सकिन, यानी कि मूर्ति भंजक। यह सुबक्तगीन का पुत्र था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की संपत्ति को लूटना था। यहाँ पे राज्य करना नहीं, उसका मेन केवल एक ही टारगेट था कि भारत की संपत्ति को यहाँ से लूटा जाए। 1001 से लेके 1027 ईस्वी के मध्य गजनबी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए। गजनबी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर हुआ और वेहिंद की पहली लड़ाई में जयपाल पराजित हुए। जयपाल ने अपने निरंतर पराजयों से स्वयं को इतना अधिक अपमानित अनुभव किया कि उसने आत्मदाह कर लिया। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी एक विशाल सेना लेकर सोमनाथ पर आक्रमण के लिए चला, लेकिन सोमनाथ मंदिर के पुजारियों ने सोमनाथ के मंदिर की सुरक्षा करने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि महमूद गजनबी सोमनाथ को हानि पहुंचाने की शक्ति ही नहीं रखता है पुजारियों का ये दम्भ और मंदिरों की अचल संपत्ति महमूद के आक्रमण का कारण बनी। इस आक्रमण का समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव था। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव था। अच्छा, उसने जो 17 बार आक्रमण किए उसके वर्णन इस प्रकार हैं। मोहम्मद गजनबी के भारत पे 17 बार आक्रमण। पहला पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र में किया था। कब किया था? 1000 ईस्वी में। कौन राजा था? हिंदू शाही राजा जयपाल। दूसरा उसने पेशावर में किया था, जो इस समय पाकिस्तान में। किस ईयर में किया था? 1001 ईस्वी में। राजा कौन था? हिंदू शाही राजा जयपाल। इसके बाद उसने भटिंडा में किया।
1005 ईस्वी में, राजा थे विजयराज। इसके बाद उसने मुल्तान में किया 1006 ईस्वी में, राजा थे उस समय दाऊद करमाथी। इसके बाद उसने वहद जो कि पेशावर में है 1008 ईस्वी से लेकर 1009 ईस्वी तक किया। उस समय हिंदू शाही राजा था आनंदपाल। इसके बाद उसने नारायणपुर जो कि अलवर में पड़ता है राजस्थान में 1009 में किया, और स्थानीय शासक का नाम पता नहीं है अभी तक, आज तक अज्ञात है, अभी इतिहासकारों को ये कन्फर्म नहीं। इसके बाद मुल्तान में किया 1010 ईस्वी में, राजा थे सुखपाल। थानेश्वर में किया, राजा थे राजा राम। नंदन में किया 1004 ईस्वी में, त्रिलोचन पाल थे राजा। कश्मीर में थे 1015 से 1016 ईस्वी में, राजा थे संग्राम लोहार। मथुरा में किया 1018 से 1019 ईस्वी में, राजा पृथ्वीराज राजा राज्यपाल थे। कलिंजर में किया 1019 ईस्वी में, राजा थे गढ़ चंदेल एवं त्रिलोचन पाल। कश्मीर में किया 1021 में, रानी थी वहाँ पे स्त्री शासका। ग्वालियर व कलिंजर में किया 1022 ईस्वी में, गढ़ चंदेल थे। सोमनाथ मंदिर में किया 1025-1026 में, राजा थे भीमदेव। सिंध के जाट में किया 1027 ईस्वी में, राजा थे जाट शासक। इस प्रकार महमूद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए। ठीक है ना। अब देखिएगा इसका अंतिम आक्रमण के बारे में। मोहम्मद गजनबी, जिस समय गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूट कर वापस जा रहा था तो रास्ते में सिंध के जाटों ने उसे परेशान किया। जाटों को दंड देने के लिए 1027 ईस्वी में महमूद अंतिम बार भारत आया और उसने भेरा के दुर्ग पर आक्रमण कर जाटों को कठोरता समाप्त किया, और यही महमूद का अंतिम आक्रमण था। महमूद गजनबी के जो दरबारी कवि थे वो राजकवि थे फिरदौसी, और इन्होंने फिरदौसी की ही पुस्तक है शाहनामा। क्या नाम है? शाहनामा। इसके अलावा महमूद गजनबी के जो दूसरे कवि थे वे थे अलबर्नी, पुस्तक थी किताब उल हिंद, और तीसरे इनके थे वो राजकवि वो थे बेहाकी, पुस्तक थी तारीख सुबक्तगीन। कौन थे? तारीख सुबक्तगीन। इसके बाद देखते हैं संसबनी वंश। संसबनी वंश में आते हैं मोहम्मद गौरी, वो महमूद गजनबी थे, ये मोहम्मद गौरी है। महमूद गजनबी ने भारत को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से दुर्बल बनाया, लेकिन उसने भारत में तुर्क राज स्थापना नहीं की। इस कार्य की पूर्ति गौर वंश के शासक मोहम्मद गौरी ने की। गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी मुल्तान में। प्रथम हार इसको ही 1178 में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय द्वारा। इसने मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में इसने से छोड़ दिया था, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। मूलराज द्वितीय की ही ये सबसे बड़ी गलती थी कि इसने छोड़ दिया था। इसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और दिल्ली पर चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की पराजय हुई थी। जो तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीता था और मोहम्मद गौरी हार गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1 साल बाद हुआ 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई को भारतीय इतिहास के लिए एक निर्णायक लड़ाई माना जाता है, क्योंकि उस समय चौहानों का राज उत्तरी भारत का एक प्रमुख राज था और उसकी हार ने उत्तर भारत में तुर्कों को सत्ता स्थापित करना लगभग तय कर दिया था। तराइन नामक स्थान जो कि पंजाब के भटिंडा नामक जिले में स्थित है। तराइन कहाँ पर है वर्तमान में? पंजाब के भटिंडा नामक जिले में। कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई गई और सिक्कों की दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित करवाया था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1100, जो चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। चंदावर कन्नौज और इटावा के मध्य पड़ता है।
बिहार और बंगाल की विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी न था। इस कार्य में को गोरी के एक साधारण से सरदार बख्तियार खिलजी ने पूरा किया और उसने नालंदा और विक्रमशिला विद्या केंद्रों को आके हवाले कर दिया था। ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था मोहम्मद गोरी ने कि बख्तियार खिलजी जैसे सरदार ने ही बिहार और बंगाल पर विजय कर ली थी। उसने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के जो विद्या केंद्र थे उनको आके हवाले कर दिया था। देखिए, इस प्रकार गोरी ने पहले उत्तर भारत की दिल्ली और चंदावर के युद्ध से उसने कन्नौज और यहाँ पे बख्तियार खिलजी की वजह से उसने बिहार और बंगाल इन सभी हिस्सों को उसने जीत लिया था। 1205 में गोरी पुनः भारत आया, जहां उसका मुकाबला गोखक्करों से हुआ। यह युद्ध बड़ा भयंकर हुआ और ऐबक के ठीक समय पर सेना को लेकर पहुंच जाने के कारण गोरी की विजय हो सकी। गोखरों को निर्दयता से कत्ल किया गया। मार्ग में सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गोरी पर कुछ व्यक्तियों ने आक्रमण कर उसको कत्ल कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार कत्ल करने वाले गोखर ही थे। मोहम्मद गोरी की मुख्य सफलता उसके उत्तर भारत पर विजय थी। मोहम्मद गोरी की एक मुख्य सफलता जो थी वो उसके उत्तर भारत पर विजय थी, जिसे उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के तुर्की राज्य में परिवर्तित कर दिया, जिसके कारण भारत के इतिहास में एक नवीन अध्याय सम्मिलित हुआ। सम्मिलित हुआ। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आने वाले भारत के में विदेशी आक्रमणों का वर्णन किया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कृपया करके मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।